कैमरा क्यों नहीं आ रहा है, एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूँ। चलिए, तो जो कैमरा है वो हमारा आ चुका है। रमेश का कमेंट आ चुका है, हेलो सर। तो जो स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन हो जाए, उसके बाद जो आज की क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का पूरा रिवीजन कर लेंगे, और फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखिए, फार्मेसी एक कब पास हुआ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक कब पास हुआ, एनडीपीएस एक्ट कब पास हुआ, पॉइजन एक्ट कब पास हुआ, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट को कब पास किया गया था, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी एक्ट को कब पास किया गया था। तो ये सभी जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम करेंगे। तो एक बार आप सभी कंफर्म कर दीजिए कि क्या मेरी आवाज आप सभी को मिल रही है, क्या मेरी जो आवाज है वो आप सभी को क्लियर आ रही है। तो रमेश, निधि, विवेक, राजी, चौधरी, ओके, विक्रम सिंह, जुबैर अहमद, तो जो ये स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे मोहम्मद सफदर का कमेंट आ रहा है, सर आपका यूट्यूब चैनल भी है फार्मेसी पॉइंट नाम से। बिल्कुल मेरा चैनल है, और फार्मेसी पॉइंट मेरा ही चैनल है, ठीक है। तो अभिषेक कुमार, निधि, विजय, नरेंद्र, अभिषेक, नीतू, तो जो ये स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं। थोड़ा सा हम और वेट कर लेते हैं, ताकि कम से कम 60 स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए, तब इस क्लास को शुरू किया जाए। तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसके पहले कुछ ज़्यादा नियम कानून नहीं थे, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 1900 आपका 1947 में, तो उससे पहले जो भी यहाँ पे नियम कानून थे वो इंडियन के फेवर में नहीं थे, ठीक है। वो सभी नियम कानून थे अंग्रेजों के पक्ष में। तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो उसके बाद हमारे देश के जो भी नेता वगैरह थे, उन्होंने अपने देश के लिए यहाँ पे कानून बनाया, ठीक है। तो देखिए, हमारा कोई भी फील्ड हो गया, वहां पे कानून का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर नियम नहीं होगा, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, अगर कानून नहीं होगा, तो क्या होगा, जंगल राज फैल जाएगा, ठीक है, कोई कुछ भी कर सकेगा। तो इसीलिए नियम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए जो सरकार है वो नियम बनाती है, ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो उन नियमों पे चले, और देश में शांति व्यवस्था जो है वो कायम रहे। तो यहाँ पे गोविंद राम का कमेंट आ रहा है, रमेश डोरबार, अमू प्रताप सिंह, मनीष यादव। तो 60 स्टूडेंट जो हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं। फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, नीतू, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं। तो चलिए, जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज़ादी से पहले यानी कि 1947 से पहले इंडिया के अंदर एक पॉइजन एक्ट हुआ करता था, ठीक है। पॉइजन एक्ट जो है, इसको 1919 में लाया गया था। तो देखिए, यहाँ पे अरुण यादव कमेंट आ रहा है, सर आप कहाँ से हैं। तो मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ठीक है, मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और गोंडा कहाँ पड़ता है तो ये आप नक्शे में देख लेंगे गोंडा कहाँ पड़ता है, या फिर आप गूगल में सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रमेश का कमेंट आ रहा है, सर 1919 में। तो जो हमारा पॉइजन एक्ट है, यही केवल ऐसा एक्ट है, और एक डेंजरस एक्ट हुआ करता था। तो यही एक से दो ऐसे एक्ट थे जो कि 1900 ये कहाँ पे है तो देखिए, ये आपका बाराबंकी के बगल में पड़ता है, ठीक है। अरुण के यहाँ पे कमेंट आ रहा है, मैं बहराइच। तो देखिए, बहराइच जो है वो हमारा पड़ोसी जिला है, ठीक है। गोंडा के बगल में आपका बहराइच हो गया, बस्ती हो गया, आपका बलरामपुर हो गया। तो ये सभी जो जिले हैं वो पड़ते हैं। अजय कुमार मौर्य, मैं कर्नलगंज से हूँ, ओके। तो चलिए, तो जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं आया, अभी मैं इसको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अभी हम ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। चलिए, तो अब आपको जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो अभी आप सभी को जो क्वेश्चन है वो आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक बार हम यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन है वो सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। तो देखिए, क्या आप सभी को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा था अभी कुछ समय पहले? क्या आप सभी को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा था? चलिए, तो यहाँ पे सभी के स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्वेश्चन दिख रहा था। तो चलिए, जो आज की क्लास है उसको हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, और जो क्लास है उसको हम शुरू कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखिए हमारे देश के अंदर जो भी नियम कानून है, अगर हम इसकी बेसिक नॉलेज करते हैं, ठीक है, अगर हम इनकी बेसिक जानकारी रखते हैं, जो भी यहाँ पे कानून वगैरह है, ठीक है, फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल की अगर हम जानकारी रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, लॉ कहते हैं, एक्ट कहते हैं या फिर रूल कहते हैं, तो उसे हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा फार्मा फील्ड है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे फार्मा फील्ड है यानी कि मेडिसिन से ठीक है, मेडिसिन से रिलेटेड तमाम जो चीजें हैं, इनमें नियम कानून की थोड़ी बहुत क्या आपको बहुत सारी जो यहाँ पे है जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आपको अगर आप मेडिसिन का बिजनेस कर रहे हैं या फिर अगर आप यहाँ पे मेडिकल फील्ड में हैं, तो आपको नियम कानून की जो है वो थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट केमिस्ट शॉप वाज ओपन इन, ठीक है। तो इंडिया में सबसे पहली केमिस्ट शॉप जो है उसको किसने ओपन किया था, तो इसको मिस्टर बाथ गेट ने ओपन किया था, ठीक है। आप इनका नाम भी जो है वो आप यहाँ पे याद रखेंगे, बाथ से मतलब नहाना, ठीक है, और गेट जो है ये आपके घर में लगा होगा, ठीक है। तो आप इस तरह एग्जाम्पल जो है आप यहाँ पे मान सकते हैं कि मिस्टर बाथ गेट जो है इन्होंने 1911 में, ठीक है, सॉरी 1811 में जो है इन्होंने पहला शॉप जो है वो कलकत्ता शहर में ओपन किया था, ठीक है। पहला जो आपका केमिस्ट शॉप है उसको 1811 में मिस्टर बाथ ने कलकत्ता शहर में ओपन किया था, 1811, ठीक है। 1811 जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को कब पास किया था, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है इसको कब पास किया गया था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है 1919, ठीक है, 1985, 1940 या फिर 1948, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में और फार्मेसी एक्ट में कंफ्यूज होते रहते हैं, तो हम यार एक ट्रिक बना लेते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो आप उस कंफ्यूजन से बाहर निकल आए, ठीक है। तो देखिए जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसको कब पास किया गया था, इसको पास किया गया था 1940 में, ठीक है। और एक हमारा फार्मेसी एक्ट होता है, ठीक है, फार्मेसी, इसको पास किया गया था 1948 में, ठीक है। तो देखिए जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसके अंदर कितना वर्ड है, इसके अंदर दो वर्ड है, एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास फार्मेसी एक्ट है इसके अंदर केवल एक ही वर्ड है, ठीक है। तो देखिए जो हमारे पास फार्मेसी है इसमें केवल एक ही वर्ड है, तो इसको बाद में पास किया गया था, ठीक है। इसको बाद में पास किया गया था, यानी कि इसको 1948 में पास किया गया था। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कितना वर्ड है, इसमें दो वर्ड है, तो इसको पहले पास किया गया था, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा वर्ड आए उसको पहले पास किया गया था और जिसमें कम वर्ड है उसको बाद में पास किया गया था। तो आप इस तरह कंपैरिजन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं अगर आप ये ईयर भूल जाते हैं या फिर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है इसमें हमारा दो वर्ड है, यानी कि इसको पहले पास किया गया था, यानी कि 1940 में जो है वो पास किया गया था। तो आप ये ट्रिक समझ गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि फार्मेसी एक्ट को कब पास किया गया था, वही वाला जो ट्रिक है उसमें लगा देते हैं कि इसमें एक वर्ड है यानी फार्मेसी है, तो इसको जो है वो यहाँ पे बाद में पास किया गया था, तो 1948 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि पॉइजन को कब पास किया गया था, तो इसको 1919 से पास किया गया था। पॉइजन एक्ट को कब पास किया गया था, 1919 में इसको पास किया गया था। तो आप साथ रिवीजन भी करते रहेंगे। ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ठीक है, डीईसी, डीसी को कब अपॉइंट किया गया था, ड्रग इंक्वायरी कमेटी को कब अपॉइंट किया गया था, ऑप्शन दिया गया 1938, 28, 30 या फिर 32, ठीक है। तो देखिए 1928 में, ठीक है, 1928 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट किया गया था, भारत सरकार ने अपॉइंट किया था, ठीक है। डीईसी ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो है इसको 1928 में अपॉइंट किया गया था, ठीक। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, 1811 में मिस्टर बाथगेट ने कलकत्ता शहर में पहला केमिस्ट शॉप ओपन किया, ठीक है। उसके बाद हमारा आया फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आ गया, फार्मेसी एक्ट हमारा 1948 में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइजन एक्ट 1919 में आ गया, ठीक है। ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो है ये हमारा 1928 में आ गया। तो अब तक हम 1 2 3 4 5 जो है वो हम यहाँ पे रिवीजन कर चुके हैं। चलिए, द रिपोर्ट ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी वाज पब्लिश, ठीक है। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है इसको कब पब्लिश किया गया था, तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी को 1928 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। 1928 जो है इसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। और इसने अपना रिपोर्ट कब दिया, ठीक है, तो इसने 2 साल बाद जो है उसने अपना रिपोर्ट दिया, ठीक है।
2 साल बाद जो है उसने अपना रिपोर्ट दिया, यानी कि 29, 30 और 31। तो 1931 में जो है उसने अपना रिपोर्ट जो है उसने भारत सरकार को दिया और इसको पब्लिश भी किया गया, ठीक है। तो रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी कमेटी वाज पब्लिश्ड इन, तो 1988 में इसको अपॉइंट किया गया था और 2 साल बाद इसने अपना रिपोर्ट दिया और इसको पब्लिश किया गया 1931 में। डी फार्मा का जो आपका कोर्स है ये आपका 2 ईयर का होता है, ठीक है। तो आप 1928 में आप यहाँ पे 2 ईयर जोड़ दें, 29, 30, 31 में जो है वो इसको पब्लिश किया गया, ठीक है। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी ने, ठीक है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को कब अपॉइंट किया गया? 1940 में, 42 में, 42 में, 43 में। तो जो सही आंसर है वो है 1943 में, ठीक है। 1943 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट जो कमेटी है इसको 1943 में अपॉइंट किया गया कि इंडिया के अंदर हेल्थ की कंडीशन है, ठीक है। इंडिया में जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है। इसका पता लगाने के लिए हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट जो यहाँ पे कमेटी है उसको भारत सरकार ने अपॉइंट किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। फार्मेसी वॉज प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए संसद के अंदर अगर कोई भी नियम बनता है तो उसका सबसे पहले बिल लाया जाता है, ठीक है। जब वो बिल संसद में पास हो जाता है उसके बाद वो कानून बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले संसद के अंदर बिल आता है, उसके बाद उसको लोकसभा में, राज्यसभा में पास किया जाता है, उसके बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर यहाँ पे बिल बन रहा है अगर उस पर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं होता है तो वो बिल आपका कानून नहीं बनता, ठीक है। तो ये इसका स्टेप होता है, उसको पहले यहाँ पे लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति से वहां पे सिग्नेचर करवाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए जब हमारा फार्मेसी एक्ट आया उससे पहले फार्मेसी बिल को लाया गया था, ठीक है। जब हमारा फार्मेसी बिल पास हो गया उसके बाद वो जाके फार्मेसी एक्ट बना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर उसको देख लेते हैं। तो फार्मेसी जो है इसको 1945 में लाया गया था, ठीक है। 1945 में जो है इसको लाया गया था। चलिए जो उसको लेते हैं कि फार्मेसी इंक्वायरी कमेटी वाज अपॉइंटेड इन, ठीक है। एक फार्मेसी इंक्वायरी कमेटी भी जो है वो बनाई गई थी कि इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इसकी हालत क्या है इसका पता लगाने के लिए। तो फार्मेसी एक्वायरी कमेटी, सॉरी फार्मेसी इंक्वायरी कमेटी जो है इसको भारत सरकार ने कब अपॉइंट किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है तो इसको 1953 में जो है वो अपॉइंट किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए तो बहुत फेमस क्वेश्चन आ चुका है जो कि आपका फार्मास्यूटिक्स में भी ये आपका दिया गया है। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, तो इंडियन फार्माकोपिया का पहला जो संस्करण है, एडिशन है, उसे कब पब्लिश किया गया था? 1955 में किया गया था, ठीक है। 1955 में पहली इंडियन फार्माकोपिया जो है उसको पब्लिश किया गया था। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ चोपड़ा कमेटी, ठीक है। तो जब इंडियन फार्माकोपिया की जो यहाँ पे कमेटी बनाई गई थी उसके यहाँ पे जो यहाँ उसके जो यहाँ पे चेयरमैन है वो कौन थे? डॉक्टर आर एन चोपड़ा, बी एन चोपड़ा, एस एन चोपड़ा, नन ऑफ दी। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाला कितना ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर आर एन चोपड़ा, ठीक है। डॉक्टर आर एन चोपड़ा जो है वो चोपड़ा कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। पीसीआई इज ऑल्सो नोन एज, तो देखिए कुछ लोग कहते हैं पीसीआई का मतलब क्या होता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। काउंसलिंग नहीं होता है, ठीक है, काउंसलिंग नहीं होता है, ठीक है, काउंसिल होता है। तो जब भी आप यहाँ पे पीसीआई का यूज करेंगे तो आप हमेशा क्या बोलेंगे? आप काउंसिल बोलेंगे, ठीक है, काउंसलिंग नहीं बोलेंगे, ये आपका गलत है। देखिए काउंसलिंग क्या होता है, ठीक है, जब आपको किसी बात के लिए समझाया जाता है उसे हम काउंसलिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा यहाँ पे डिप्रेशन में चला गया है और उसे कोई यहाँ पे समझा रहा है, ठीक है, उससे यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई बात कर रहा है उसको यहाँ पे अच्छी बातें समझा रहा है, उसे हम कहेंगे काउंसलिंग कहेंगे। या फिर ऐसे बच्चे जिनका कि कहीं पे एडमिशन होने वाला होता है और वहां उनके डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो, ठीक है, चेक किए जाते हैं, उससे हम काउंसलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका काउंसिल होता है, ठीक है, काउंसलिंग नहीं होता है। तो ये गलती जो है वो आप नहीं करेंगे क्योंकि आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट है, ठीक है। तो पीसीआई इज ऑल्सो नोन एज, तो ये हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसी को हम सेंट्रल काउंसिल कहते हैं, ठीक है, इसी को हम सेंट्रल काउंसिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई का इलेक्शन हो गया या फिर आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल का इलेक्शन हो गया, ठीक है, ये कितने साल बाद आता है? तो ये हमारा 5 साल के बाद होता है, ठीक है, एवरी 5 ईयर जो है वो होता है। तो देखिए इस साल जो है वो इस साल जो है वो यूपी फार्मेसी काउंसिल का इलेक्शन हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का जो यहाँ पे इलेक्शन है वो इस साल हुआ है, यानी कि 2022 में जो है ये आपका इलेक्शन हुआ है, यानी कि 2027 में अगला इलेक्शन यूपी फार्मेसी काउंसिल
का होगा। 5 साल बाद जो है वो इलेक्शन करवाया जाता है, वो चाहे आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो गया। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि द फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल, ठीक है, यहाँ पे पीसीआई भी लिखा जा सकता है, पीसीआई को ही हम सेंट्रल काउंसिल कहते हैं। फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल काउंसिल वाज कंस्टिट्यूटेड इन, तो पहला फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसको कब बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है 1948, 1949, 1950 या फिर 1951 जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो 1949 में पहली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया गया था, यानी कि उसके अंदर मेंबर वगैरह जो है वो लिए गए थे कब, 1949 में, ठीक है। यहाँ पे मेंबर वगैरह है उनको 1949 में लिया गया था, कि पहली जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसको 1949 में बनाया गया था, ठीक है। चलिए, तो जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक सेकेंड, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, तो इसको 1949 में जो है वो बनाया गया था, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर कोई छूट तो नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इलेक्टेड बाय यूजीसी इन पीसीआई, ठीक है, जो फार्मेसी काउंसिल के अंदर, ठीक है, इसमें यहाँ पे 3 तरह के मेंबर होते हैं। पहले आपका इलेक्टेड हो गया, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, और एक्स ऑफिशियो मेंबर जो कि रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है। तो देखिए, जो आपके यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर होते हैं इसमें इसमें यहाँ पे 6 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो है वो यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। तो ये 6, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है कि नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इलेक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन पीसीआई, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 6, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन पीसीआई, ठीक है। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्र सरकार है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने मेंबर को, ठीक है, नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसका मन करेगा वो उनको पीसीआई के मेंबर बना देगी, ठीक है। तो इस जो यहाँ पे मेंबर है ये हमारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक, नामित मेंबर होते हैं, तो इनकी संख्या वो भी 6 रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो एक तो आपके हो गए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ठीक है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी डायरेक्टर, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सभी जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं किसके, पीसीआई के। तो ये सभी लोग जब रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, ये सभी लोग जब यहाँ पे रिटायर हो जाते हैं तो इनको पीसीआई का एक्स ऑफिशियो मेंबर बना दिया जाता है, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। द पीसीआई चेयरमैन होल्ड ऑफिस पार, ठीक है। तो देखिए, जो भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 5 साल का, ठीक है। 5 ईयर जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है कि जो पीसीआई के चेयरमैन है या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन है, जो इनका कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है, वो 5 साल का होता है, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये क्वेश्चन देखिए, जब बीटी यूपी का ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, जब बीटी यूपी का ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट स्प्रेड ओवर पीरियड ऑफ, ठीक है। तो जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं इन्हें कितने घंटे की ट्रेनिंग करनी होती है, 500 घंटे करनी होती है, आप सभी को पता है। और इसी ट्रेनिंग करने के चक्कर में बहुत जो स्टूडेंट हैं उनके जूते चप्पल घिस गए होंगे, ठीक है, उनके जूते चप्पल जो हैं वो घिस गए होंगे सीएमओ ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे 500 घंटे की ट्रेनिंग है ये कम से कम आपका 3 महीने में होना चाहिए, ठीक है, कम से कम जो है ये 3 महीने में आपकी ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि मिनिमम एज टू रजिस्टर ऐसे फार्मासिस्ट, तो अगर फार्मेसी काउंसिल में ऐसे फार्मासिस्ट अपना रजिस्टर चाहते हैं तो इसके लिए कितनी एज होनी चाहिए, भी ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं। यहाँ से शेड्यूल वाले क्वेश्चन है वो शुरू हो गए हैं। प्रोफार्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इश्यू एंड रिन्यूअल मेंशन इन, ठीक है। तो ऐसा कौन सा शेड्यूल जिसमें कि जो भी एप्लीकेशन फाड़ता है उसका दिया गया है, ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसमें कि जो भी एप्लीकेशन है ड्रग लाइसेंस का, ठीक है, उसका एप्लीकेशन का प्रोफार्मा हो गया, ठीक है, ड्रग लाइसेंस का प्रोफार्मा हो गया, और यहाँ पे रिन्यूअल का जो प्रोफार्मा है वो कौन से शेड्यूल में दिया गया है,
वो शेड्यूल ए में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो वहां पे सही है, ठीक है। शेड्यूल बी में क्या होता है, जो भी फीस होती है, ठीक है, जो भी फीस होती है लाइसेंस वगैरह के लिए, वो हमारा शेड्यूल बी में दिया गया है। तो जो हमारे यहाँ पे शेड्यूल बी है, इसमें प्रोफार्मा दिया गया, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आर रिलेटेड टू, तो जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपका वैक्सीन हो गया, ठीक है, वैक्सीन हो गया, इंसुलिन हो गया, इस तरह के जो भी यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, ये कौन से शेड्यूल से रिलेटेड होते हैं? ये हमारे शेड्यूल सी से रिलेटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि इंसुलिन टू से रिलेटेड है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे वैक्सीन है ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ठीक है, तो ये किस शेड्यूल है? शेड्यूल सी, शेड्यूल एम या फिर शेड्यूल एक्स, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शेड्यूल सी जो है ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जैसे कि वैक्सीन हो गया, ठीक है। शेड्यूल एम जो है ये आपका जीएमपी से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है। जीएमपी का मतलब क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज, ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज, ठीक है, प्रैक्टिसेज। तो जो भी यहाँ पे फार्मा कंपनी है जहां पे कि आपकी दवाएं वगैरह बनती हैं, ठीक है, चाहिए वो आती है, इन NRX लिखा होता है, NRX रेड कलर से लिखा होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जा रहा है, जो कि है शेड्यूल एच। के अंदर है वो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि एमबीबीएस के, ठीक है, बिना एमबीबीएस के प्रिस्क्रिप्शन के आप इनको डिस्पेंस नहीं कर सकते ऐसी दवाएं जो कि शेड्यूल एच में आती हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पर लाइफ पीरियड है, ठीक है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, ठीक है, कोई भी यहाँ पे, ठीक है, कोई भी आपका मेडिसिन हो गया उसका एक्सपायरी डेट लिखा होता है, ठीक है। आप कोई भी टैबलेट सिरप देखते हैं उसका एक्सपायरी डेट लिखा होता है, तो वो एक्सपायरी डेट जो है ये कैसे डिसाइड किया जाता है? क्या कंपनी वाले यहाँ पर डिसाइड कर देते हैं कि देखो हमारा जो पे आपका यहाँ पे टैबलेट है, सिरप मेडिसिन है, ये आपका 2 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा, 3 साल बाद हो जाएगा, 4 साल बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए एक शेड्यूल बनाया गया है और उसी में सभी चीजें लिखी गई है कि कौन सी मेडिसिन कब एक्सपायर होगी, और ये हमारा शेड्यूल पी से रिलेटेड है, ठीक है। लाइफ पीरियड, पी से पीरियड, पी से शेड्यूल, ठीक है। लाइफ पीरियड ऑफ जो ड्रग है वो हमारा शेड्यूल पी से रिलेटेड है, ठीक है। शेड्यूल एम हमारा किससे रिलेटेड है? जीएमपी से। शेड्यूल सी हो गया बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से, नार्कोटिक से। एक ही ऑप्शन बच रहा है पी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि डिजीज विच कैन नॉट बी, ठीक है, यहाँ पे बी रहेगा, डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंट बाय मेंशन इन, ठीक है। क्या रोकना, काम करना, उपचार करना, ये छोटे छोटे जो वर्ड हैं ये भी आप सीखते रहें, ठीक है। आपको यहाँ पे इंग्लिश का भी जो ज्ञान है वो भी दिया जा रहा है, ठीक है। प्रिवेंट आर गिवन बाय, इसमें से कौन सी, तो देखिए यहाँ पे इसमें से कौन सा ऐसा शेड्यूल है, ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसमें कि कुछ डिजीज के नाम दिए गए जिनको कि रोका नहीं जा सकता या फिर उनका जो यहाँ पे उपचार है वो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी डिजीज का एक लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो वो लिस्ट जो है वो कौन से शेड्यूल में आता है, ठीक है। तो देखिए शेड्यूल ए होगा नहीं, एम होगा नहीं, डब्ल्यू हमारे पास बच रहा है, तो ये हमारा शेड्यूल जे में आता है, ठीक है। ऐसी डिजीज जिनको कि ठीक नहीं किया जा सकता है वो इसमें आती है, ठीक है। एकदम फिर से कमेंट बॉक्स में चेक करते हैं। तो आप सभी को प्रॉपर क्वेश्चन दिख रहा है? तो यहाँ पे मानसू का कमेंट आ रहा है शेड्यूल जी, ओके, तो आपका जो आंसर है वो सही है। तो आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? वॉइस नॉट क्लियर, वॉइस नॉट क्लियर, आवाज नहीं आ रही है? एक सेकेंड, आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई? आवाज आने में क्या प्रॉब्लम हो गई? एक बार आप सभी कंफर्म करें, आवाज आ रही नहीं आ रही है? वॉइस है बफरिंग, वॉइस प्रॉब्लम, फिर से रिपीट करिए, आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, आपको आवाज मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है? आप एक बार कंफर्म कर दें।
क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है? आवाज का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। आवाज ठीक है, अब ठीक है। ओके, अब आ रही है। देखिए, मैं आपको ट्रिक बताता हूं, अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप अपने फोन में मोड को ऑफ करें, फिर से नेट चालू करें, ठीक है। चलिए, अब जो आवाज है वो आ रही है। अभी से फिर से क्वेश्चन बताएं। तो देखिए, कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जहां से कि आवाज आनी बंद हो गई थी? तो देखिए, आप इस वीडियो को एक बार फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। आप एक बार इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन छूट गया हो, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आ रही है, एक बार आप सभी कंफर्म कर दें, क्योंकि जो मेरा नेट है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर से आवाज नहीं आ रही है, तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया होगा। स्टॉप। ओके, चलिए, तो हम यहाँ पे एक बार क्वेश्चन में फिर से आते हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देख लें, क्योंकि वीडियो है ये रिकॉर्ड हो गया होगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया कि लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आर रिलेटेड टू, तो ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ऐसी होती है जिनको कि आप बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि एमबीबीएस के बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप उनको दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल एच में आता है, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज रिलेटेड टू। तो देखिए, कोई भी आपका मेडिसिन हो गया जो उस पर एक्सपायरी डेट लिखा होता है, उसके बारे में किस में लिखा गया? तो ये हमारा जो है वो हमारा शेड्यूल पी में लिखा गया, ठीक है। लाइफ पीरियड ऑफ जो ड्रग है ये हमारा शेड्यूल पी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि डिजीज विच कैन नॉट बी प्रिवेंट आर क्योर बाय ड्रग मेंशन इन, ठीक है। तो एक ऐसा शेड्यूल है और उसमें लिस्ट दिया गया है, ठीक है। डिजीज का जो है वो लिस्ट दिया गया है, उन डिजीज को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, उनका उपचार नहीं किया जा सकता है। ये कौन सा शेड्यूल है? ये हमारा शेड्यूल जे होता है, ठीक है। नंबर सी जो वो आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिस्ट ऑफ ड्रग दैट मार्केटेड अंडर ओनली जेनरिक नेम, ठीक है। तो ऐसा कौन सा शेड्यूल है, और ठीक है, ऐसा कौन सा शेड्यूल है उसमें जो ड्रग दी गई है उनको हम केवल जेनरिक नेम से ही हम उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। शेड्यूल एच होगा नहीं, ठीक है। शेड्यूल एम होगा नहीं, हमारे पास बच रहा है शेड्यूल डब्ल्यू और शेड्यूल वी, ठीक है। तो जो इस तरह की ड्रग है वो शेड्यूल डब्ल्यू में आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही आंसर है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि जीएमपी इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज है ये हमारा जीएमपी जो है इसमें आता है, ठीक है। शेड्यूल एम जो है वो हमारा जीएमपी से रिलेटेड है। शेड्यूल विच इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक, तो जो भी कॉस्मेटिक आइटम होता है जो उसका स्टैंडर्ड है वो कौन से शेड्यूल में दिया गया है? तो ये हमारा दिया गया है शेड्यूल एस में, ठीक है। शेड्यूल एस जो है उसमें दिया गया है, ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, एम होगा नहीं। तो ये हमारा जो है वो हमारा शेड्यूल एस में दिया गया है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, सी1 एंड एक्स फॉर होलसेल द लाइसेंस इश्यू इन, ठीक है। तो अगर आप होलसेल का लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो जनरली जो है वो आपको दो तरह का जो लाइसेंस है वो दिया जाता है। एक आपका होता है ऐसी ड्रग्स के लिए जो कि शेड्यूल सी, सी1 और एक्स में नहीं है, इनको 20 बी में दिया जाता है। और ऐसी ड्रग जो कि शेड्यूल सी में है, सी1 में है लेकिन एक्स में नहीं है, उनको 20 डबल बी में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। और देखिए, अगर आप यहाँ पे नारकोटिक्स ड्रग्स यानी कि शेड्यूल एक्स वाली जो ड्रग है, अगर आप इनका होलसेलिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो यहाँ पे लाइसेंस है वो 20 जी वाला होता है, ठीक है। 20 जी का जो यहाँ पे लाइसेंस है वो दिया जाता है। लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग अदर देन दो शेड्यूल सी, सी1 एंड एक्स आर इश्यूड इन फॉर्म। तो अगर आप मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं, कि आप यहाँ पे रिटेल में बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसी ड्रग जो कि ड्रग्स अदर देन दो इन शेड्यूल सी, सी1 एंड एक्स जो है इनको जो है इनका लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सही है।
इनको किन में प्रोहिबिटेड किया गया, ठीक है, यानी कि जादू टोना जो होता है इसको किसमें रोका गया है, इसके लिए कौन सा जो नियम है वो बना है, तो ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट बना है, ठीक है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट जो है, इसमें हमारा कवच मंत्र तालिस्मान जो है वो आता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमारी स्क्रीन है वो ठीक से जा रही है ना या फिर नहीं जा रही है। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस नॉट क्लियर, ये क्या हो रहा है आज? एक सेकेंड आप लोग रुके रहिए, एक बार कंफर्म करिए कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है एक बार, या फिर मैं एक बार अपने फोन में मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ ताकि पता चल सके कि आवाज आ रही है या फिर नहीं आ रही है। वॉइस प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? एक मिनट आप लोग बस थोड़ा सा सब्र रखें, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। हेलो, तो क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ये बात कंफर्म कर दो, जो क्लास है उसको आगे की जा सके। चलिए, तो जो मेरी आवाज है वो आप सभी को मिल रही है। चलिए, तो हम एक बार जो फिर से क्लास है उसको हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 शुरू कर देते हैं, पीछे से हम शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 से हम इसको फटाफट शुरू कर दे रहे हैं। द पीसीआई चेयरमैन होल्ड ऑफिस फॉर, ठीक है, तो देखिए जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन होते हैं इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल के लिए होता है, ठीक है। द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट स्प्रेड ओवर पीरियड ऑफ, जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट होते हैं इनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितने घंटे की होती है? 500 घंटे की होती है, जो कि आपका 3 महीने की होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज टू रजिस्टर एज ए फार्मासिस्ट, तो अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल में करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी मिनिमम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो हमारी 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि प्रोफार्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इश्यू एंड रिन्यूअल मेंशन, ठीक है। तो देखिए जो भी ड्रग लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है, जो भी ड्रग लाइसेंस दिया जाता है उसका एप्लीकेशन हो गया, रिन्यूअल हो गया, उसके लिए प्रोफार्मा जो है वो बना हुआ है। और ये प्रोफार्मा कौन से शेड्यूल में दिया गया है? वो शेड्यूल ए में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफार्मा है वो हमारा शेड्यूल ए में दिया गया है। शेड्यूल बी में हमारा फीस वगैरह दिया होता है। शेड्यूल सी में हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आता है, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो हमारा शेड्यूल सी से रिलेटेड है। शेड्यूल एम जो है ये हमारा जीएमपी से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आर रिलेटेड टू, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो किससे रिलेटेड होते हैं? तो वो हमारे शेड्यूल सी से रिलेटेड होते हैं। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता कि इंसुलिन जो है ये किससे रिलेटेड है, इंसुलिन इज रिलेटेड टू, ये हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ये हमारा शेड्यूल सी से रिलेटेड होगा, ठीक है। ए वाला हमारा प्रोफार्मा दिया गया है,
प्रोफार्मा ए में दिया गया है, बी में हमारा फीस दिया गया है, जीएमपी हमारा एम में आता है, ऑप्शन एक ही बच रहा है, सी वही सही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दिया गया कि लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आर रिलेटेड टू। तो देखिए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ऐसी ड्रग होती है जिनको कि आप बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि एमबीबीएस के बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप इनको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ये हमारी शेड्यूल एच में आती हैं। शेड्यूल सी में हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो जाएगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। शेड्यूल एम में हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा जीएमपी हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल एक्स में हमारा क्या हो जाएगा, नार्कोटिक ड्रग हो जाएगा, एल्प्राजोलम जो आता है, एल्प्राजोलम टैबलेट नार्कोटिक ड्रग। इसके डब्बे पे एनआरएक्स लिखा होता है, ये रेड कलर में लिखा होता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको एक साथ मिल रही है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज रिलेटेड टू। तो देखिए जो भी आपका मेडिसिन आता है, डोजेज फॉर्म आता है, उस पर एक्सपायरी डेट जो है वो लिखा गया होता है। ठीक है, एक्सपायरी डेट लिखा होता है। तो एक्सपायरी डेट जो है वो कंपनी यहाँ पे अपने मन से जो है वो यहाँ पे नहीं लिख देती थी। ठीक है, इसके लिए बकायदे शेड्यूल बना हुआ है। तो देखिए शेड्यूल एम हमारा जीएमपी से है, शेड्यूल सी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से है, जो हमारा शेड्यूल एक्स है हमारा नार्कोटिक से है, ऑप्शन एक ही बच रहा है, पी वाला बच रहा है। तो जो हमारा यहाँ पे लाइफ पीरियड है ड्रग का वो हमारा शेड्यूल पी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया कि डिजीज विच कैन नॉट बी प्रिवेंट आर क्योर बाय ड्रग मेंशन इन। ठीक है, तो प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना। ठीक है, क्योर का मतलब क्या होता है, उपचार करना। ठीक है, तो एक ऐसा लिस्ट बनाया गया है और उनमें ऐसी यहाँ पे डिजीज की लिस्ट है जिनको कि ठीक नहीं किया जा सकता है। ये लिस्ट कौन से शेड्यूल में मौजूद है, शेड्यूल जे में मौजूद है। ए वाला होगा नहीं, एम वाला होगा नहीं, तो ये हमारा शेड्यूल जे में मौजूद है। ठीक है, ऐसी डिजीज जिनको कि ठीक नहीं किया जा सकता है वो हमारी शेड्यूल जे में लिखी गई है। ठीक है, लिस्ट ऑफ ड्रग दैट मार्केटेड अंडर ओनली जेनरिक नेम। ठीक है, तो ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसमें कि जो ड्रग दी गई है उनको हम केवल जेनरिक नेम से ही हम उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। शेड्यूल एच होगा नहीं, एम होगा नहीं, शेड्यूल डब्ल्यू और जो वी दिया गया वो दिया गया है। तो देखिए ऐसी ड्रग जो कि यहाँ पे शेड्यूल डब्ल्यू में दी गई है इनको हम केवल यहाँ पे जेनरिक नेम से ही हम इनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जीएमपी किससे रिलेटेड है, शेड्यूल एम से रिलेटेड है। जीएमपी क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज होता है। ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज। तो इसमें बेसिकली कुछ ऐसे नियम कानून बनाए गए, स्टैंडर्ड तय किए गए जो कि फार्मा कंपनियों के पास होना चाहिए अगर वो जीएमपी का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। ठीक है, चलिए शेड्यूल विच इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक। तो ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, क्रीम हो गया, क्रीम हो गया, और क्या होता है कॉस्मेटिक में। ठीक है, क्रीम हो गया, पाउडर हो गया और लिपस्टिक हो गया, इस तरह की जो यहाँ पे तमाम चीजें हैं। ठीक है, जो आती हैं कॉस्मेटिक में आती हैं, उनका जो स्टैंडर्ड है वो कौन से शेड्यूल में दिया गया, वो शेड्यूल एस में दिया गया है। ठीक है, एस, एस से शेड्यूल एस, एस से स्टैंडर्ड। ठीक है, आप इस तरह यहाँ पे इसको रिलेट कर देंगे। ए वाला होगा नहीं क्योंकि ये हमारा प्रोफार्मा के लिए होता है, बी वाला हमारा फीस के लिए होता है, एम वाला हमारा जीएमपी के लिए है, ऑप्शन एक ही बच रहा है, शेड्यूल एस। ठीक है, तो इस तरह आप ऑप्शन को फेल करते जाएं, सही आंसर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, सी1 एंड एक्स फॉर होलसेल लाइसेंस इश्यू इन। तो अगर आप यहाँ पे होलसेल का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो ड्रग्स अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, सी1 एंड एक्स, यानी कि ऐसी ड्रग जो कि शेड्यूल सी में नहीं है, सी1 में नहीं है और एक्स में नहीं है, इसके अलावा जो भी ड्रग है इनको इनका होलसेल करने के लिए लाइसेंस किस में दिया जाता है, 20B में दिया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको डीएसबीएम में भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको वो वाली क्लास याद होगी तो। ठीक है, और ऐसी ड्रग जो कि यहाँ पे शेड्यूल सी में आती हैं, सी1 में आती हैं, इनका होलसेल करने के लिए जो यहाँ पे फॉर्म है उसको 20BB में दिया जाता है। और अगर आपको यहाँ पे शेड्यूल एक्स कैटेगरी की जो ड्रग है, नार्कोटिक ड्रग है, जैसे कि अल्प्राजोलम हो गया, अगर आपको इनका होलसेल करना है तो इसके लिए फॉर्म 20G में लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दिया गया है कि लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, सी1 एंड एक्स आर इश्यू इन फॉर्म। तो अगर आप मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं, दवाओं की रिटेलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो सी, सी1 और एक्स को छोड़ के बाकी की जो भी यहाँ पे मेडिसिन है, अगर आप इनका यहाँ पे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे इनका रिटेल करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा ऐसा फॉर्म है जिसमें कि लाइसेंस दिया जाता है, वो है फॉर्म 20। ठीक है, बाकी सी1 के लिए, ठीक है, सी के लिए, सी1 के लिए फॉर्म 21 में लाइसेंस जो है वो मिलता है। और अगर आप शेड्यूल एक्स कैटेगरी की जो ड्रग है, नार्कोटिक ड्रग है, अगर आप इनको सेल करना चाहते हैं रिटेल के माध्यम से, ठीक है, मेडिकल स्टोर के माध्यम से, तो इसके लिए 20F का जो फॉर्म है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा।
मैजिक रेमेडीज लाइक कवच मंत्र तालिस्मान प्रोहिबिटेड, यानी कि जो यहाँ पे जादू टोना है, ठीक है, इसको किसमें रोका गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है, वो है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑब्जेक्शनबल एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है इसको कब पास किया गया था, 40 में, 50 में, 54 में या फिर 55 में। तो देखिए इसको पास किया गया था, क्वेश्चन नंबर 33 है ना ये, तो 1954 में जो है इसको पास किया गया था। ठीक है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनबल एडवर्टीजमेंट जो है इसको 1954 में पास किया गया था। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट इज, ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है जिनको जिनके ऊपर रोकथाम लगाई गई है, इनका प्रचार नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको मार्केट में देखने को मिलता होगा कि इस तरह के जो प्रचार है वो बहुत ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, तो अगर फीमेल्स में कोई भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है तो उसको सही नहीं किया जा सकता है, ये हमारा शेड्यूल जे में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ मिस कैरेज इन वुमन, ठीक है, तो अगर वुमन में हमेशा यहाँ पे मिस कैरेज हो जा रहा है तो उसको भी ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे, ऐसी डिजीज जिनको की शेड्यूल जे में दिया गया है उनका उपचार, रोकथाम जो है वो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सभी पे रोक लगी हुई है, आप इनका प्रचार नहीं कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पूछा गया कि एनडीपीएस जो एक्ट है इसको कब पास किया गया था, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट को कब पास किया गया था, तो इसको 1985 में पास किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है कि इसको 1985 में पास किया गया था। हु फिक्स द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द ड्रग फार्मुलेशन, ठीक है, तो मार्केट में जो भी दवाएं आती हैं इनका जो दाम है उससे कौन डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसको डिसाइड करता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, डीपीसीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है यही दवाओं के जो दाम है, रेट है, वो उनको यहाँ पे डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दिया गया कि नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, यानी कि NEML, ठीक है, नेशनल एसेंशियल मेडिसिन जो लिस्ट है ये कौन से शेड्यूल से रिलेटेड है। ठीक है, तो शेड्यूल ए जो है इसमें प्रोफार्मा दिया गया है, प्रोफार्मा दिया गया है। सी में हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। एम जो है ये हमारा जीएमपी से रिलेटेड है। एक ही ऑप्शन बच रहा है शेड्यूल आई। ठीक है, तो नेशनल एसेंशियल मेडिसिन जो लिस्ट है वो हमारा शेड्यूल आई से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि पॉइजन एक्ट को कब पास किया गया था। ठीक है, पॉइजन एक्ट 1919 में। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को पता होना होगा या फिर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दिया गया कि मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, ठीक है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट जो है इसको कब पास किया गया था। तो देखिए जो भी अल्कोहल का बिजनेस होता है, ठीक है, शराब वगैरह बनती है, वो इसी एक्ट के अंतर्गत बनती है। ठीक है, तो 1940, 1945, 1955 और 1960 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसको 1955 में जो है वो इसको पास किया गया था। ठीक है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट जो है इसको 1955 में पास किया गया था। चलिए तो यहाँ पर दिया गया कि एमटीपी एक्ट को कब पास किया गया था, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, PREGNANCY। ठीक है, ये स्पेलिंग होती है प्रेगनेंसी की। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कब पास किया गया था, 1971 में इसको पास किया गया था। ठीक है, 1971 में जो है एमटीपी एक्ट को पास किया गया था। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ए प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड व्हेन इट डज नॉट एक्सीड। ठीक है, तो देखिए कोई भी यहाँ पे प्रेगनेंसी है तो उसको कब टर्मिनेट किया जा सकता है, यानी कि कब उसका अबॉर्शन जो है वो अबॉर्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर वो प्रेगनेंसी 12 वीक से कम की है, ठीक है, यानी कि 3 महीने से कम की है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 महीने में कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं। ठीक है, 1 मंथ में कितने वीक होते हैं, 4, तो 3 मंथ में कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, तो अगर कोई प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की है, ठीक है, उससे पहले उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद उसको टर्मिनेट बहुत ही उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो देखिए 12 वीक से अगर पहले की कोई भी यहाँ पे प्रेगनेंसी है तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, और इसके लिए कम से कम एक यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं, ठीक है, इसमें आपका जो यहाँ पे लेडीज डॉक्टर होती हैं, ठीक है, गायनाकोलॉजिस्ट जो होती हैं, ठीक है, गायनाकोलॉजिस्ट
कम से कम एक गायनेकोलॉजिस्ट जो है उनका ओपिनियन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है। और अगर 12 वीक से अगर ज्यादा की प्रेगनेंसी है तो इसको टर्मिनेट करने के लिए जो है कम से कम 2 गायनेकोलॉजिस्ट जो है, ठीक है, 2 गायनेकोलॉजिस्ट जो है इनकी परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो उसको देख लेते हैं। तो टोटल इतने जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके दिए गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन करके आपको कैसा लगा, ये सभी क्वेश्चन करके आपको कैसा लगा, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और क्या आपको सभी एक्ट याद हो गए या फिर नहीं याद हो गए, क्या आपको शेड्यूल याद हुई या फिर नहीं याद हुई, आप एक बार कमेंट कमेंट करके बताएं कि क्या आपको सभी एक्ट याद हो गए या फिर सभी जो शेड्यूल है वो याद हो गए। तो देखिए गोविंद राम का कमेंट आ रहा है, खुशबू कमेंट आ रहा है, संजीव, डॉक्टर अमू प्रताप सिंह, राहुल कुमार, नीतू, हिमांशु, गोविंद। तो जो स्टूडेंट्स उनके क्लास उनके जो कमेंट है वो आ रहे हैं। एनडीपीएस का फुल फॉर्म नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट, ठीक है। एनडीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो एनडीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट। इसको 1985 में इसको पास किया गया था, ठीक है। कब पास किया गया था, 1985 में इसको पास किया गया था, ठीक है। सर ऑल एक्ट याद हो गए, क्या बात है। तो लाइफ में ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ पे चश्मा लगाए हुए अंकित कुमार, तो आपको तो मैं यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन आपने चश्मा जो लगाया है वो बहुत प्यारा दिख रहा है, ठीक है। एमटीपी एक्ट नहीं कंफर्म है, क्या कंफर्म नहीं है, एक बार यहाँ पे कमेंट कर दें, क्या कंफर्म नहीं है एमटीपी एक्ट में। तो देखिए एमटीपी का मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। जब प्रेगनेंसी कंप्लीट होने वाली होती है उससे पहले अगर उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेशन। कॉस्मेटिक एक्ट क्या है, उपदेश साक्य। देखिए कॉस्मेटिक आइटम क्या होते हैं आपको नहीं पता है। देखिए जो भी कॉस्मेटिक आइटम होता है यानी कि जो भी यहाँ पे सजने संवरने के ऐसे यहाँ पे आपके प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपका हो गया लिपस्टिक वगैरह हो गया, क्रीम वगैरह हो गया, जो भी मार्केट में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी क्या होगी, ठीक है। तो उसी के बारे में हमारा शेड्यूल एस में दिया गया है, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे एक कमेंट आ रहा है संजीव सैनी का कि जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट है तो जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट है वो इसमें आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए ये वीडियो जो है वो अपलोड हो गई होगी और कुछ समय बाद अपलोड हो जाएगी, तो आप इसको एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं, क्योंकि मुझे दूसरे क्लास की जो है वो मुझे तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप इस क्लास में जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आएंगे, ठीक है। तो चलिए जो आज की क्लास है उसको खत्म करते हैं, आप लोग थोड़ा सा आराम करें। 1970 से 75 दिया है, ललित कुमार का कमेंट आ रहा है। ये देखिए जो एमटीपी एक्ट है इसको 1971 में पास किया गया था, ठीक है। कब, 1971 में पास किया गया था। ये आपका जो आंसर है वो गलत है, 1971 में इसको पास किया गया था, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में जो कि होगी हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी की, और उसको भी हम कल 2 वीडियो में या फिर एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं कल, बाय बाय।